वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्किंग कैपिटल असेसमेंट में। तो आज हम दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। दोनों कोई टॉपिक्स एक दूसरे के साथ रिलेटेड नहीं है और जो पिछले टॉपिक्स हमने स्टडी करे हैं उनके साथ भी इनका कोई ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। तो बट क्योंकि हम पिछले काफ़ी सारे लेक्चर्स से जो फॉरेन के साथ रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं या फॉरेन के साथ रिलेटेड इंपोर्ट और एक्सपोर्ट प्रोसीजर है, वो सारा हमने डिटेल में बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया और कवर किया उस चीज़ को। तो जो ये फॉरेन ट्रेड बिजनेस है, इसमें दो चीज़ें और आती हैं। एक हाई सी सेल्स का कॉन्सेप्ट आता है और एक स्विफ्ट कोड्स का कॉन्सेप्ट आता है। देखिए, स्विफ्ट कोड का कॉन्सेप्ट कोई ट्रेडर के साथ रिलेटेड नहीं है, ये एक जनरल आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ही मैंने टॉपिक को बनाया है स्विफ्ट कोड्स का, ताकि आपको एक जनरल आपकी कॉमन सेंस डेवलप रहे। आपको कल को आप किसी इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के साथ बैठते हैं तो कल को वो डिस्कशन करने लग जाए तो आपको पता हो कि ये चीज क्या होती है वो, और वो किस चीज के बारे में बात कर रहा है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो ये एक जनरल डिस्कशन है स्विफ्ट कोड्स के बारे में। ठीक है। इसका आपके उसके साथ कोई लेना देना नहीं है कि हाँ भाई आपको इसके साथ कोई क्रेडिट अंडरराइटिंग करनी आएगी। इसको आप इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हाई सी सेल्स एक कॉन्सेप्ट है जो आप किसी क्लाइंट को फंड करने भी जा रहे हैं, किसी एक्सपोर्टर को, तो ये पॉसिबल है, दैट माइट भी पॉसिबल है कि वो हाई सी सेल्स बिजनेस में कर रहा हो। तो आपको इसके बारे में समझना जरूरी है कि ये हाई सी सेल्स क्या होती है। तो आज हम इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर आज फोकस करने वाले हैं, हाई सी सेल्स एंड स्विफ्ट कोर्स के ऊपर। तो जो नेक्स्ट संडे हमारा लेक्चर रहेगा, नेक्स्ट संडे हम लेक्चर बनाएंगे अपना टर्म लोन्स के टॉपिक के ऊपर। टर्म लोन्स के अंदर वेरियस जैसे चीजें आ जाती हैं कि मशीनरी के पर्पज के लिए देना है जिसको मशीनरी टर्म लोन बोल देते हैं, बिल्डिंग बनाने के लिए, परचेज करने के लिए लोन दिया जाता है उसको बिल्डिंग टर्म लोन बोल देते हैं, या नॉर्मल अपने रेगुलर डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए टर्म लोन। टर्म लोन तो आप समझते हैं जो इंस्टॉलमेंट्स वाली लोन होती है, ईएमआई लगती है, तो वो जो लोन दिया जाता है उसको वर्किंग कैपिटल टर्म लोन बोलते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे कि टर्म लोन्स वाला प्रोडक्ट क्या होता है और वेरियस टर्म लोन्स किस तरह के होते हैं। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाई सीज सेल्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि हाई सीज सेल्स क्या चीज होती है। देखिए, हाई सीज सेल्स का क्या मतलब है। हाई सीज सेल्स का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल आप इंडिया में हैं, और ये अमेरिका है, आप इंडिया में है। तो इंडिया से आप इंडिया में बैठे बैठे आपने अमेरिका से कोई गुड्स को इंपोर्ट किया। आपने, ये आप है, ये आपका सप्लायर है अमेरिका में, राइट। तो आपने इस बंदे से कुछ गुड्स को ऑर्डर किया, गुड्स का ऑर्डर किया। तो आप एक चीज बताइए कि जो गुड्स का आपने ऑर्डर किया, तो ये ऑर्डर किसके नाम पे प्लेस होएगा? ऑर्डर आपके नाम पे प्लेस होएगा, ऑर्डर आपके नाम पे प्लेस होएगा। ठीक है, तो आपने अपने नाम से ऑर्डर उसको बुक करवा दिया। अब वो उन गुड्स को, जो अमेरिका का बंदा है, उन गुड्स को प्रोक्योर करेगा मार्केट से या मैन्युफैक्चर करेगा, जो भी अपना प्रोसेस कंप्लीट करेगा। प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद ये अपने डॉक्यूमेंट्स सारे रेडी करेगा। डॉक्यूमेंट्स सारे कौन से? बिल ऑफ लीडिंग हो गया, इनवॉइस कॉपी हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन हो गया, पैकिंग लिस्ट हो गया, एलसीज अगर एलसी वाली टर्म्स है तो वेरियस अदर डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स आपस में डिसाइड कर रखे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करेगा। ये डॉक्यूमेंट्स भी किसके नाम पे दिए जाएंगे? आपके नाम पे। आपके नाम पे ही ये सारे डॉक्यूमेंट्स बनेंगे। बिल ऑफ लीडिंग आपके नाम पे इंडोर्स होएगा, जो अपना इनवॉइस है वो आपके नाम पे बनेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके नाम पे करेगा। तो ये सब करने के बाद क्या कर देगा वो? शिपमेंट कर देगा, शिपमेंट करेगा गुड्स की। शिपमेंट करने के बाद क्या करेगा? ये जो डॉक्यूमेंट्स का सेट बनाया था उसने सारा, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को वो कोरियर कर देगा, या तो वो डायरेक्ट कोरियर करेगा या बैंक के थ्रू भेजेगा। ये सारा प्रोसेस तो मैं आपको ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में क्लियर करवा चुका हूँ कि एक्सपोर्ट वाला बंदा ये सारे प्रोसेस करेगा। अब जब उसने गुड्स को शिपमेंट कर दिया, गुड्स देखिए रास्ते में जा रही है, तो यहाँ से देखिए, मान लीजिए इंडिया स्टार्ट है, ये इंडिया की बाउंड्री यहाँ से स्टार्ट है, तो गुड्स, ये अमेरिका की बाउंड्री है, तो जब इंडिया आने से पहले, जब रास्ते में ये जो सी होता है इसको हाई सीज बोलते हैं, गहरा सी, हाई सीज। ठीक है, तो जो ये रास्ता है, तो इस रास्ते में क्या हुआ कि
आपको एक इंडिया से मिस्टर ए था, इंडिया में ही एक मिस्टर ए था बंदा, उस बंदे ने बोला कि भाई मेरे को ना ये गुड्स की जरूरत है, मेरे को गुड्स की जरूरत है, ठीक है। तो आपने सोचा कि भाई जो ये गुड्स मिस्टर ए मांग रहा है, ये अभी तो मेरे स्टॉक में नहीं है, ये अभी तो मेरे स्टॉक में नहीं है गुड्स, ठीक है। तो आपने मिस्टर ए को बोला कि भाई जो तुम गुड्स मांग रहे हो वो मेरे पास इस वक्त स्टॉक में नहीं है, बट मैंने इन गुड्स का ऑर्डर प्लेस किया हुआ है और ये गुड्स अभी रास्ते में है, ट्रांजिट में है, ट्रांजिट में है, गुड्स मेरे पास पहुंचने वाले हैं। तो क्यों ना हम ये जो गुड्स आ रहे हैं इन गुड्स को तुम खुद ही परचेज कर लो, तुम खुद ही इन गुड्स को बाय कर लो और अपने पास तुम इन गुड्स को रख लेना, मेरे को इस गुड्स को अपने पास लेके आने की जरूरत नहीं है। कहा मैं पहले गुड्स मेरे पास आएंगी तो उनको मैं ट्रांसपोर्ट करके अपने पास लेके आऊंगा, फिर मैं अपने पास ट्रांसपोर्ट करके स्टोर करके फिर उसको रीट्रांसपोर्ट करूंगा तुम्हारे नाम पे। इससे अच्छा ये है कि तुम ये गुड्स अभी रास्ते में ही है, हाई सीज में है ये गुड्स, तो क्यों ना तुम अभी हम एग्रीमेंट कर लेते हैं और तुम इन गुड्स को परचेज कर लो। तुम गुड्स को परचेज कर लेना, जब ये इंडियन कस्टम पे पहुंचेगी, जब ये कस्टम डिपार्टमेंट में पहुंचेगी तो ये गुड्स को तुम छुड़वा लेना वहां से। तो जो आपके और मिस्टर ए के बीच में जो ये एग्रीमेंट हुआ, जब गुड्स अभी इंडिया पहुंचे नहीं थे, जब रास्ते में थे, हाई सीज पे थे जो गुड्स, इसको बोलते हैं हाई सीज सेल्स। हाई सीज सेल्स इसको बोलते हैं कि अभी गुड्स इंडिया पहुंचे नहीं थे, इंडिया पहुंचने से पहले गुड्स को आपने सेल आउट कर दिया, तो इसको हाई सीज सेल्स बोला जाता है। रास्ते में ही गुड्स को बेच देना, इसको हाई सीज सेल्स बोला जाता है। तो इसके अंदर क्या रहेगा, इसके अंदर क्या रहेगा कि आप और मिस्टर ए एक हाई सीज सेल्स एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करोगे, हाई सीज सेल्स एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करोगे। जब हाई सीज सेल्स एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करोगे उसमें आप और मिस्टर ए सारे रेफरेंस लिखोगे कि ये बिल ऑफ लीडिंग था, ये इनवॉइस था, प्रिज्यूमिंग कि ये डॉक्यूमेंट्स इसने कोरियर करे हैं वो आपके पास पहुंच गए होंगे। तो ये बिल ऑफ लीडिंग था, ये इनवॉइस नंबर था, जो ये शिपमेंट की डिटेल्स है, ये जो गुड्स हैं कि मैं सीओ मोटो ये गुड्स मिस्टर ए को सेल कर रहा हूँ, तो मिस्टर ए अब इस गुड्स को छुड़वाने का, इस गुड्स को यूज करने का अधिकारी है, सारा कुछ अब मिस्टर ए के हाथ में है। ये हाई सीज सेल्स एग्रीमेंट आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, आप करना ही पड़ेगा आपस के अंदर। जब आपने ये हाई सीज सेल्स एग्रीमेंट एग्जीक्यूट कर लिया, तो ये सेल्स का एग्रीमेंट जो है आपको एग्रीमेंट जो है कस्टम डिपार्टमेंट को सबमिट करना पड़ेगा, कस्टम डिपार्टमेंट को सबमिट करना पड़ेगा। अब देखिए कस्टम डिपार्टमेंट को तो सबमिट करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि अब जब ये कस्टम के पास ये गुड्स पहुंचेगी तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो आपके नाम पे बने हुए हैं। तो कल को जब अगर मिस्टर ए कस्टम डिपार्टमेंट के पास गुड्स छुड़वाने जाएगा तो ऐसे थोड़ी उसको गुड्स मिल जाएंगी, ऐसे थोड़ी शिपिंग कंपनी उसको अनलोड कर देगी गुड्स। उसके लिए तो सबसे पहले हाई सी सेल्स एग्रीमेंट कस्टम डिपार्टमेंट के पास भी तो रजिस्टर होना पड़ेगा। कस्टम डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर होने के साथ साथ ये शिपिंग कंपनी के पास भी इसकी डिटेल जाएगी, शिपिंग कंपनी के पास भी इसकी डिटेल जाएगी आपके थ्रू कि भाई जो ये गुड्स हैं ये मैंने मिस्टर ए को बेच दिए हैं। अब शिपिंग कंपनी को ये डिटेल्स क्यों जाएंगी? आपको याद होगा कि पिछले से पिछले लेक्चर में मैंने आपको आईजीएम का कंसेप्ट समझाया था कि जब कोई शिप इंडिया आ रही होती है, जब कोई शिप इंडिया आ रही होती है तो इंडिया पहुंचने से 24 घंटे से पहले उसको जो इंडियन कस्टम डिपार्टमेंट है उसको ये बताना होता है कि मैं बाहरले वाले देश से कौन कौन सा माल लेके इंडिया में आ रही हूँ और वो माल किस किस बंदे के नाम पे है, उसको बोलते हैं इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्टो। ये शिपिंग कंपनी को कस्टम डिपार्टमेंट के पास फाइल करना होता है। तो जो आपने जो ये हाई सी सेल्स करनी है ना, तो ये बिफोर फाइलिंग ऑफ आईजीएम करनी पड़ेगी आपको, बिफोर फाइलिंग ऑफ आईजीएम आपको ये जो सेल्स है ये करनी पड़ेगी। अगर आईजीएम फाइल हो चुका हुआ तो आईजीएम तो फाइल आपके नाम पे हो जाएगा, अगर आपके नाम पे होगा तो फिर हाई सेल्स वाला कंसेप्ट नहीं रहेगा, राइट। तो आईजीएम फाइल होने से पहले पहले आपको ये हाई सी सेल्स वाला जो एग्रीमेंट है मिस्टर ए के साथ करना पड़ेगा। तो आप ये जो सेल्स एग्रीमेंट है ये शिपिंग कंपनी को प्रेजेंट कर दोगे, कस्टम डिपार्टमेंट को प्रेजेंट कर दोगे, वो अपने रिकॉर्ड में अपडेट कर देंगे। तो जब शिपिंग कंपनी कस्टम डिपार्टमेंट के साथ पास आईजीएम फाइल करेगी, आईजीएम फाइल करेगी तो आईजीएम में वो मिस्टर ए का नाम डाल देगी, तो वो मिस्टर ए का नाम डाल देगी आईजीएम में कि जो गुड्स हैं वो मिस्टर ए यूज करने वाले हैं, मिस्टर ए इसको छुड़वाने वाले हैं, इसके डॉक्यूमेंट्स मिस्टर ए के नाम पे हैं। एक तो ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको,
देखिए स्टेप बाय स्टेप लिख देते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो एक हाई सीज सेल्स एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। हाई सीज सेल्स एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करना पड़ेगा आपको। जब हाई सीज सेल्स एग्रीमेंट एग्जीक्यूट कर लिया, उसके बाद आपको कस्टम डिपार्टमेंट एंड शिपिंग कंपनी को इस चीज के बारे में इंटीमेट करना पड़ेगा, रजिस्टर कराना पड़ेगा हाई सी सेल्स एग्रीमेंट कि भाई मैंने इन गुड्स को बेच दिया है मिस्टर ए को। ठीक है, तो उसके बाद जो शिपिंग कंपनी है वो आईजीएम फाइल करेगी विद नेम ऑफ न्यू बायर। न्यू बायर का नाम लिखेगी आईजीएम के अंदर। तो वो न्यू बायर कौन है, मिस्टर ए। मिस्टर ए के नाम लिख के वो आईजीएम फाइल करेगी शिपिंग कंपनी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि आईजीएम से पहले पहले ये हाई सी सेल्स आपकी हो जानी चाहिए, एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। तो आईजीएम फाइल करेगी। उसके बाद जो बिल ऑफ लेडिंग एंड एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स आए हैं आपके पास, बिल ऑफ लेडिंग एंड एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास आए हैं, जो आपके पास बिल ऑफ लेडिंग एंड एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स आए थे मिस्टर जो सप्लायर से आपके, इनको आप इंडोर्स कर देंगे ना उसके फेवर में, इंडोर्स इन फेवर ऑफ ए। ए के फेवर में इंडोर्स करने पड़ेंगे ना, तभी तो जाके अगर बिल ऑफ लेडिंग को आप बैक साइड पे ऐसे लिख के कि भाई ये इंडोर्स किया जाता, ए के नाम पे ऐसे इंडोर्स करेंगे, तभी तो ए जाके वहां पे गुड्स से छुड़वा पाएगा कस्टम डिपार्टमेंट से। तो बिल ऑफ लेडिंग ए के नाम पे इंडोर्स किया जाएगा। उसके बाद जब गुड्स इंडिया पहुंच जाएंगी तो बिल ऑफ एंट्री फाइल करना होता है, ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ इंपोर्ट प्रोसीजर में। तो जो बिल ऑफ एंट्री है, बिल ऑफ एंट्री है वो कौन फाइल करेगा, मिस्टर ए फाइल करेगा। और जो सारे कस्टम डिपार्टमेंट के माल छुड़वाने की जो भी फॉर्मेलिटीज हैं वो कौन परफॉर्म करेगा, मिस्टर ए परफॉर्म करेगा, जो भी हमने सारी पहले डिस्कस करी हुई है। ठीक है, तो बिल ऑफ एंट्री कौन फाइल करेगा, वो भी मिस्टर ए फाइल करेगा जो न्यू बायर है। अब ये क्वेश्चन आता है, ये प्रोसेस तो आप समझ गए सारा कि ऐसे करके हमने करना है ये चीज को परफॉर्म। अब एक क्वेश्चन आता है कि हाई सीज सेल्स हम कितनी बार कर सकते हैं, हाई सीज सेल्स हम कितनी बार कर सकते हैं। देखिए हाई सीज सेल्स करने की कोई लिमिट नहीं है, हाई सीज सेल्स करने की देयर इज नो लिमिट। आप अपना आईजीएम फाइल होने से पहले, आईजीएम फाइल होने से पहले, क्योंकि आईजीएम में आपके करेक्ट एंड परचेजर का नाम जाना चाहिए, आईजीएम फाइल होने से पहले आप जितने टाइम्स कर सकते हैं आप हाई सी सेल्स कर सकते हैं। यानी कि आपने मिस्टर ए को दिया, ठीक है, मिस्टर ए मिस्टर बी को दे सकता है, मिस्टर बी मिस्टर सी को दे सकता है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये कितने टाइम भी मर्जी हो सकता है हाई सी सेल्स के बीच में, विद इन द, जब तक वो आईजीएम फाइल नहीं हो रहा, जब तक वो इंडिया में नहीं आ रही, राइट। तो हाई सी सेल्स एनी नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा दूसरा हाई सी सेल्स करने का हाई सी सेल्स करने का और क्या बेनिफिट होता है, हाई सी सेल्स करने का ये बेनिफिट होता है आपके लिए जिसने ये की है हाई सी सेल्स, उसके लिए ये बेनिफिट होता है कि उसको कोई जीएसटी नहीं लगता। देखिए जीएसटी की जो प्रोविजंस हैं, जीएसटी की प्रोविजंस स्पेसिफिकली एक्सक्लूड करती हैं हाई सी सेल्स को, स्पेसिफिकली एक्सक्लूड करती हैं हाई सीज सेल्स को। वो बोलती हैं कि जो है हाई सी सेल्स है ये जीएसटी का पार्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि जो हाई सी सेल्स है वो इस दौरान हुई है, तो इस दौरान तो ये गुड्स ना ही इंडिया से ओरिजिनेट हुई है ना ही इंडिया में सप्लाई हुई है, ठीक है ना। तो कहते हैं कि इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। तो जो भी आप हाई सी सेल्स करेंगे, आपने मिस्टर ए को बेचा, तो उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं रहेगा, जीएसटी एप्लीकेबल उसके ऊपर नहीं रहेगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि ये हाई सी सेल्स में रिस्क क्या रहता है, रिस्क क्या रहता है। देखिए रिस्क ये रहता है कि जब आपने आपने मिस्टर ए को माल बेचा, मिस्टर ए को माल बेचा, तो मिस्टर ए को आपने सारे बिल ऑफ लेडिंग हो गया, बिल इनवॉइस कॉपी हो गया, सारी डिटेल्स आपने मिस्टर ए को सबमिट कर दी है। तो इससे क्या होगा कि आपकी इंफॉर्मेशन लीकेज है, आपकी इंफॉर्मेशन लीकेज है। सर क्या इंफॉर्मेशन लीकेज है इसमें, एक तो मिस्टर ए को ये पता लग गया कि आप माल कहां से मंगवाते हैं, मिस्टर ए को ये पता लग गया कि आप माल कहां से मंगवाते हैं, आपका सप्लायर उसको पता लग गया।
तो कल को ये आपको क्रॉस करके इसको डायरेक्टली अप्रोच कर सकता है अपना माल मंगवाने के लिए। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट, ए को अगर आपने बिल ऑफ लेडिंग, इनवॉइस वगैरह ये सारा कुछ सबमिट कर दिया, तो ए को ये भी तो पता लग जाएगा ना कि आपका परचेज प्राइस क्या है गुड्स का। आपका परचेज प्राइस भी तो ए को पता लग जाएगा ना। अगर ए को परचेज प्राइस पता लग गया तो आप उसको पता लग जाएगा कि आप उससे कितना मार्जिन चार्ज कर रहे हैं, क्या बेनिफिट है क्या नहीं। तो काइंड ऑफ आपका कंपटीशन और बढ़ जाएगा और आपको कल को आपका कस्टमर लूज करने का, आपका कंपटीशन में सेल्स लूज करने का खतरा बढ़ जाएगा। तो इस चीज का क्या सोल्यूशन किया जाए? इस चीज का सोल्यूशन ये कर सकते हैं कि आप मिस्टर ए को बोल सकते हैं कि हाई सी सेल्स तो हो गई है हाई सी सेल्स तो हो गई है, पर जो कस्टम्स में माल छुड़वाने की फॉर्मेलिटीज हैं, जो ये माल छुड़वाना है कस्टम के अंदर, वो फॉर्मेलिटीज सारी मैं करूंगा ये फॉर्मेलिटीज। आप उसको ये बात उसके साथ ये डील कर सकते हैं, क्योंकि आप उसको बिल ऑफ लेडिंग, इनवॉइस कॉपी, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टली शेयर करने ही करना चाहते, तो ये आप माल छुड़वाने वाली फॉर्मेलिटीज कह सकते हैं कि ये मेरा सीएचए, मेरा बंदा करेगा, तो आपको ये नहीं करनी है, ये मैं अपने एंड पे सारा आपको करा के दूंगा। ठीक है, तो आप इस चीज से इस तरह से हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन ये आता है उसके बाद ये क्वेश्चन ये आता है कि ये हाई सी सेल्स जो है, हाई सी सेल्स, ये नॉर्मली मिस्टर ए क्यों करेगा ये सब? मतलब मिस्टर ए को क्या बेनिफिट है और आपको क्या बेनिफिट है? मिस्टर ए को क्या बेनिफिट है और आपको क्या बेनिफिट है? देखिए, आपको तो सिंपल सिंपल बेनिफिट है कि एक तो आप जीएसटी के प्रव्यू में नहीं आते, दूसरा आपकी रेडी सेल्स हो गई है, रेडी सेल्स हो गई है आपकी, तीसरा की जो आप कस्टम की फॉर्मेलिटीज हैं इन सारे झंझटों से बच गए हैं, आपकी सेविंग हो गई है कॉस्ट की। तीन बेनिफिट आपको हो गए हैं। मिस्टर ए के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही बेनिफिट है कि उसको जो गुड्स हैं वो ठीक रेट पे अवेलेबल हो रही है। देखिए, हाई सी सेल्स में परचेज कौन करना चाहेगा बंदा? हाई सी सेल्स में परचेज कौन करना चाहेगा बंदा? परचेज वही बंदा करेगा ना जिसको पता है कि जो गुड्स हैं उसका जो रेट है वो फ्लक्चुएट हो रहा है, रेट जो है वो फ्लक्चुएट हो रहा है, कल को इसके रेट बढ़ने के चांसेस हैं, मटेरियल महंगा मिलने के चांसेस हैं, या आपको बेटर डील नहीं मिल सकती। तो आप जो है ये जो पर्सन है, ये मेरे को जो रेट एज ऑन डेट लगा रहा है हाई सी सेल्स के ऊपर आफ्टर अपना मार्जिन चार्ज करके, ये एक ठीक ठाक एक्सेप्टेबल रेट लगा रहा है, रेदर देन कि मैं अगर ये हाई सी सेल्स ना करूं, मैं वेट करूं कि ये हाई सी सेल्स की जगह कि पहले ये गुड्स आएंगी, ये यू उसको छुड़वा के अपनी फैक्ट्री में लेके आएगा, तो पता नहीं 15 दिन बाद वो क्या रेट मेरे को चार्ज कर ले, 15 दिन बाद मटेरियल का क्या रेट हो जाए, वो मेरे को क्या रेट चार्ज कर ले। आज की डेट में मटेरियल का रेट ठीक है, मेरे को ऐसे लग रहा है कि फ्यूचर में रेट बढ़ना जाए, तो आज की डेट में ये रेट मेरे को ठीक चार्ज कर रहा है, तो अकॉर्डिंगली मैं इससे बाय कर लेता हूँ। तो मिस्टर ए को ये बेनिफिट है कि उसको ठीक ठाक रेट पे जो गुड्स हैं वो मिल जाती हैं। राइट, ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया। तो अभी इसमें ये पॉइंट आता है कि इसमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कोई होती है? वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट यानी कि पैसे की फंडिंग की रिक्वायरमेंट कोई होती है इसके अंदर? देखिए, यूजली इन 90% प्लस सर्कमस्टांसेस, इन 90% प्लस सर्कमस्टांसेस हाई सी सेल्स वाला बंदा वर्किंग कैपिटल की बहुत लोअर रिक्वायरमेंट रखता है, वर्किंग कैपिटल की बहुत लोअर रिक्वायरमेंट रखता है जो बंदा हाई सी सेल्स करता हो। अब यू ने, अगर आपने हाई सी सेल्स करी है, तो ये जो सप्लायर है, इसने जब आपको गुड्स भेजे इसने आपको जब गुड्स भेजे तो इसने आपको डॉक्यूमेंट्स कोरियर किए। नॉर्मली जो हमारी पेमेंट टर्म्स क्या होती है कि हम अराउंड 10% पेमेंट मान लीजिए एडवांस कर देते हैं, और जो जो ये बाकी पेमेंट्स होती हैं वो जब गुड्स डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आ जाते हैं तो माल छुड़वाने के वक्त हम डॉक्यूमेंट डीपी बेसिस अगर है तो डीपी बेसिस अगर है तो हम ये माल छुड़वाते वक्त ये पेमेंट कर देते हैं। तो हाई सी सेल्स में नॉर्मली क्या रहता है कि जो ये आपने पेमेंट, देखिए सप्लायर को तो नहीं पता कि आपने हाई सी सेल्स करी है, सप्लायर ने तो पेमेंट आपसे ही लेनी है, तो आपने तो डॉक्यूमेंट छुड़वाते वक्त सप्लायर को पेमेंट कर दी। तो जब मिस्टर ए को आपने हाई सी सेल्स करी, तो उसको डॉक्यूमेंट देने से पहले, मिस्टर ए को डॉक्यूमेंट्स इंडोर्स करके हैंड ओवर करने से पहले आप उससे पेमेंट नॉर्मली ले लेते हैं, पेमेंट रिसीव आप नॉर्मली कर लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स बैंक से जब छुड़वाए या आपके पास डायरेक्टली है तब आपने सप्लायर को पेमेंट कर दी, हाथ के हाथ 5-10 दिन के गैप में आपने मिस्टर ए से पेमेंट रिसीव कर ली, तो बहुत ज्यादा तो वर्किंग कैपिटल का गैप आया नहीं, तो बहुत ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट तो आई नहीं। ये 10% एडवांस है, इसके लिए थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट जरूर आई।
तो इसकी वजह से हम ये बोलते हैं कि हाई सी सेल्स के अंदर जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो कंपैरेटिवली जो हमने नॉर्मल ट्रांजैक्शन करनी है उसके अकॉर्डिंग कम होती है। हाँ, बट अगर आपने मिस्टर ए के साथ ये पेमेंट टर्म्स कर दी हैं कि भाई कि मैं सप्लायर को जो है पेमेंट अपनी तरफ से कर दूंगा, बट तुम जो है मेरे को 2 महीने बाद पेमेंट कर देना, आपके ए के साथ रिलेशन बड़े अच्छे हैं, अगर ऐसा कोई सीन है तो फिर तो आपके पास वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आएगी। फिर तो आपके पास वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आएगी ना, तो वो डिपेंड करता है कि आपने आपकी टर्म्स ऑफ परचेज किसी बंदे के साथ क्या है, टर्म्स ऑफ सेल किसी बंदे के साथ क्या है, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये समझना इंपॉर्टेंट है कि जो हाई सी सेल्स का कॉन्सेप्ट है वो मार्केट में बहुत ज्यादा वाइड रेंज में चलता है। और आप नॉर्मली एक्सपोर्टर से बात करेंगे तो जो 10, अगर 10 एक्सपोर्टर हैं तो 10 में से 30-40% सॉरी इंपोर्टर हैं, जो 10 इंपोर्टर हैं तो 10 में से 30-40% जो इंपोर्टर हैं वो हाई सी सेल्स को अपने बिजनेस में बहुत इजीली यूज करते हैं, उनको बहुत रेडीमेड कस्टमर भी मिल जाता है, उनका माल हाथों हाथ बिक जाता है, उनको फ्यूचर की सेल्स की टेंशन नहीं रहती। ठीक है, तो ये था कंसेप्ट हाई सी सेल्स का। तो वैसे एक चीज और भी मार्केट में चलती है जिसको हम थर्ड कंट्री एक्सपोर्ट बोलते हैं, थर्ड पार्टी या थर्ड कंट्री एक्सपोर्ट बोलते हैं। इसके अंदर क्या रहता है, इसके अंदर क्या रहता है कि आप हैं जैसे मान लीजिए, ठीक है, तो आपने क्या किया, आपको अमेरिका से ऑर्डर आया, अमेरिका से आप एक्सपोर्टर हैं, आपको अमेरिका से ऑर्डर आया कि भाई मेरे को ये माल चाहिए, 100 टी शर्ट्स चाहिए फॉर एग्जांपल। आपने क्या किया, ये 100 टी शर्ट्स चाइना में ऑर्डर प्लेस कर दिया, आपने चाइना में ऑर्डर प्लेस कर दिया कि भाई ये 100 टी शर्ट्स चाहिए। जब चाइना में आपने ऑर्डर प्लेस किया तो ये 100 टी शर्ट्स जो है चाइना से डायरेक्टली अमेरिका में डिलीवर हो जाएगी, ये इंडिया में नहीं आएंगी, इंडिया में नहीं आएंगी, ये चाइना से सीधा अमेरिका चली जाएंगी, सीधा वहां से ट्रांसशिप। इसको बोलते हैं थर्ड पार्टी या थर्ड कंट्री एक्सपोर्ट, कि बाहर वाली कंट्री से आपने इस चीज को अंजाम दे दिया, इस ट्रांजेक्शन को। इसमें डॉक्यूमेंट्स जो है जो चाइना से सबसे पहले इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके पास आएंगे, आप इनको क्लियर करेंगे, फिर आप अपने डॉक्यूमेंट्स बना के अमेरिका में भेजेंगे। इस तरह से ये प्रोसेस रहता है इस सिनेरियो के अंदर। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अब चलिए हम अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा स्विफ्ट कोड। स्विफ्ट कोड वाला कॉन्सेप्ट देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है, ये चीज समझने वाली चीज है कि क्या होता है कॉन्सेप्ट। तो मैं पहले आपको ये क्लियर करवाता हूँ कि ये क्या चीज है स्विफ्ट कोड वाला कॉन्सेप्ट। इसको रेज कर देते हैं सारा। स्विफ्ट कोड के बारे में आपने काफी लोगों ने सुन भी रखा होगा पहले, तो आज हम इस चीज को क्लियर करते हैं। देखिए स्विफ्ट कोड्स स्विफ्ट कोड्स एक जस्ट पार्ट है होल स्विफ्ट सिस्टम का। स्विफ्ट एक सिस्टम है, या एक स्विफ्ट एक लगा लीजिए, जैसे व्हाट्सएप एक सॉफ्टवेयर है ना, वैसे आप समझ लीजिए स्विफ्ट एक सॉफ्टवेयर है, एक कम्युनिकेशन मैसेजिंग सिस्टम है, एक काइंड ऑफ मैसेंजर है, एक काइंड ऑफ मैसेंजर है ये। जैसे व्हाट्सएप एक काइंड ऑफ मैसेंजर है, टेलीग्राम है, इस तरह से ये स्विफ्ट भी एक तरह से एक मैसेंजर है। देखिए क्या होता था इंटरनेशनल ट्रेड में, इंटरनेशनल ट्रेड में सिंस 1930 पहले सिस्टम चलता था थ्रू टेलेक्स। टेलेक्स एक सिस्टम होता था जिसके थ्रू आपस में कम्युनिकेशन को एक्सचेंज किया जाता था। आपस में कम्युनिकेशन कैसे, फॉर एग्जांपल ये अमेरिका है, ये इंडिया है, यहाँ पे बैंक ऑफ अमेरिका है, बैंक ऑफ अमेरिका, यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ अमेरिका ने आपस में कम्युनिकेशन करना है। कम्युनिकेशन कौन सा, वर्बल कम्युनिकेशन नहीं जो फोन पे हो जाता है, रिटर्न कम्युनिकेशन, रिटर्न कम्युनिकेशन, रिटर्न कम्युनिकेशन। भाई अब रिटर्न कम्युनिकेशन कैसे करें, ठीक है, रिटर्न कम्युनिकेशन तो काफी उस जमाने में तो ज्यादा मेथड्स होते भी नहीं थे, तो वो टेलेक्स के जरिए, यानी कि वो कोड जो फैक्स इस तरह की सिस्टम के जरिए आपस में एसबीआई ने, जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका को कुछ, बैंक ऑफ अमेरिका को कुछ इंस्ट्रक्शन देनी है कि भाई इस बंदे को इतनी पेमेंट कर दो मेरे बिहाफ पे, या जो ये एलसी है हम आपको भेज रहे हैं, कुछ भी लगा लीजिए, कुछ भी कम्युनिकेट करना है,
तो ये टेलेक्स सिस्टम के थ्रू कम्युनिकेट किया जाता था। तो ये सिस्टम क्या, जो ये टेलेक्स सिस्टम था, ये मैनुअल सिस्टम था, मैनुअल सिस्टम था। और क्या था, ये काफी फ्री हैंड था, फ्री हैंड था। इसके अंदर कोई स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम नहीं था, ये स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम नहीं था। स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम मतलब कि इसके अंदर कुछ ये फिक्स नहीं था कि मैसेजेस को किस तरह से भेजना है, क्या लिखना है क्या नहीं, कुछ स्टैंडर्ड सेट नहीं था, फ्री हैंड था। आपको जो समझ में आता है आप लिख दीजिए। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बैठा हुआ कोई एम्प्लॉय मिस्टर ए, वो बैंक ऑफ अमेरिका को कुछ भी कम्युनिकेशन जो उसको लैंग्वेज समझ में आती है अपनी लैंग्वेज में लिख के कम्युनिकेशन करेगा, अपनी लैंग्वेज में लिख के कम्युनिकेशन करेगा। अब वो जो लैंग्वेज है, आपको पता है कि बहुत ज्यादा इंग्लिश तो तेज है नहीं इंडिया वालों की, उस जमाने में तो और भी कम होती थी। तो जब वो कम्युनिकेशन करता था तो हो सकता था कि उसने जो लाइन लिखी है, जो लाइनें लिखी हैं, वो तो मिस्टर ये तो समझ रहा है कि मैंने तो ये लिखा था, मेरा तो ये मतलब था। अब बैंक ऑफ अमेरिका वाला जो बंदा जो पढ़ रहा है, उसको जो रीड कर रहा है, इसने सेंटेंस मेकिंग सही नहीं की, उसने उसका कुछ और ही इंटरप्रिटेशन निकाल लिया। उसने उसका कुछ और ही इंटरप्रिटेशन निकाल लिया, कुछ और ही मतलब निकाल लिया उस लाइन का। तो अगर ऐसा कुछ हो गया, ऐसे ब्लंडर होते भी थे, ऐसा कुछ हो गया तो कितना बड़ा मिस्टेक हो गया फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के अंदर, जो लाखों करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो इस तरह से एक तो ये सिस्टम था कि कोई स्टैंडर्डाइज सिस्टम नहीं था, फ्री हैंड था कम्युनिकेशन, ठीक है। तो दूसरा, ये सिक्योर नहीं था, सिक्योर नहीं था। हमें नहीं पता कि हमने जो टेलेक्स में उसको रिसीव कर दिया तो वो सही बंदे के पास पहुंचा नहीं पहुंचा, वो सही तरह से उसको यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा, इसका कोई मिसयूज तो नहीं हो गया, ये पेपर तो नहीं गुम हो गया, या इसको किसी ने चोरी तो नहीं कर लिया, इस तरह से। ये सिक्योरिटी वाले कंसर्न भी थे, सिक्योरिटी कंसर्न्स भी थे इतनी बड़ी बड़ी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के अंदर। तो ये स्टैंडर्डाइज सिस्टम था, स्टैंडर्डाइज सिस्टम नहीं था, और सिक्योरिटी कंसर्न्स भी थे। तो ये सिस्टम जो था, वो बैंक्स इस चीज को डिसलाइक करने लगे थे टाइम के साथ साथ, कि भाई ये चीज हमको समझ नहीं आ रही, ये तो बड़ा ही बेकार सिस्टम है, हमें कुछ मार्केट के अंदर नया सिस्टम चाहिए। ये तो इंडिया और अमेरिका की बात हो गई। अगर आपने रशिया में कम्युनिकेट करना है, जर्मनी में कम्युनिकेट करना है, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज वाले डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड करते हैं, तो हर एक जगह पे ये सारा सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना पुराने सिस्टम के थ्रू वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैं एक चीज का ध्यान आपके लिए फिर से लेके आना चाहता हूँ कि जो मैं ये चीजों की बात कर रहा हूँ, ये मैसेंजर्स हैं, ये मैसेजिंग सिस्टम्स हैं। आप इस चीज को ये मत समझिएगा कि भाई मैंने कोई आरटीजीएस कर दी, मैंने कोई एक खाते से दूसरे खाते में पैसे डाल दिए। भाई ये जस्ट एक कम्युनिकेशन सिस्टम है। जैसे व्हाट्सएप पे आप एक बंदा दूसरे बंदे को मैसेज मैसेज ड्रॉप करता है ना, वो नोटिफाई करता है, इंटीमेशन देता है, मैसेज ड्रॉप करता है, ये एक मैसेजिंग सिस्टम है। ये आपस में कम्युनिकेट कैसे करना है, जैसे हम विद इन इंडिया आपस में विद ईमेल भी कम्युनिकेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ आप ऐसे समझ लीजिए कि बैंक्स का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का आपस में कम्युनिकेट एक दूसरे को कैसे करना है, एक दूसरे को क्या मैसेज, कैसे मैसेजेस करने हैं, किस सिस्टम के थ्रू मैसेज भेजना है, कैसे बात अपनी रखनी है, ये एक मैसेंजर है, मैसेजिंग सिस्टम है ये, ठीक है। तो ये पहले जो मैसेजिंग सिस्टम था उसका क्या नाम था, टेलेक्स। तो टेलेक्स के अंदर मेन दो कमियां क्या थी, एक तो सिक्योरिटी कंसर्न्स थे इसके अंदर, और एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम नहीं था इसके अंदर, फ्री हैंड था, आपको जो मन में आता था आप लिखे। तो इन कमियों की वजह से 1973 में 1973 में 1973 में बेल्जियम के अंदर जो बैंक्स थे, मेजर बैंक्स थे, जो मेजर बैंक्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म किया, कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म किया बेल्जियम के अंदर 1973 में उसका नाम रखा सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये स्विफ्ट की फुल फॉर्म है। स्विफ्ट की फुल फॉर्म क्या है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड, सोसाइटी मतलब जो कोऑपरेटिव सोसाइटी, फॉर वर्ल्ड वाइड मतलब पूरे वर्ल्ड के लेवल पे, इंटर बैंक बैंकों का आपस में फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के साथ रिलेटेड कम्युनिकेशन, ठीक है ना। तो आप इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए कि स्विफ्ट कोई आरटीजीएस सिस्टम नहीं है, या कोई एनईएफटी सिस्टम नहीं है, या कोई नेट बैंकिंग सिस्टम नहीं है। ये जस्ट एक कम्युनिकेशन का सिस्टम है, जस्ट लाइक अ फेसबुक मैसेंजर, जस्ट लाइक अ टेलीग्राम, जस्ट लाइक अ व्हाट्सएप मैसेंजर। ये एक टेली कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसमें बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े ब्रोकरिंग हाउस,
वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। स्विफ्ट नेट करके सिस्टम है, उसके ऊपर लॉगिन अपना करके उसके ऊपर अपना ये कम्युनिकेट करते हैं। इसको बोलते हैं सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, स्विफ्ट। ठीक है, ये तो हो गया स्विफ्ट। अब जो स्विफ्ट कोड है, स्विफ्ट कोड है भी होल एक स्विफ्ट का पार्ट है। अब जैसे ये फॉर एग्जांपल आप लगा लीजिए कि एक व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप के अंदर जो हमने कॉन्टेक्ट्स को स्टोर किया हुआ है, व्हाट्सएप कॉलिंग है, इस तरह के जो फीचर्स हैं, उस तरह से स्विफ्ट कोड भी एक स्विफ्ट सिस्टम का एक पार्ट है। तो स्विफ्ट कोड्स को और किस नाम से जाना जाता है? इसको बीआईसी भी बोलते हैं, बैंक आइडेंटिफायर कोड भी बोलते हैं स्विफ्ट कोड को। अब स्विफ्ट कोड क्या होते हैं? स्विफ्ट कोड क्या होते हैं, ध्यान से समझिएगा। स्विफ्ट कोड क्या होते हैं, देखिए। अब देखिए, अगर जब आपने व्हाट्सएप पे अगर आपने व्हाट्सएप पे किसी दूसरे बंदे को कनेक्ट करना है, किसी दूसरे बंदे को मैसेज करना है, तो आपके पास क्या होना चाहिए? सर उसका मोबाइल नंबर हमारे मोबाइल नंबर में सेव होना चाहिए। मोबाइल नंबर सेव होना चाहिए ना। तो जो ये मोबाइल नंबर होता है, ये उसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड है, काइंड ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन है ना उसकी, बंदे की यूनिक आइडेंटिफिकेशन। आपको पता है कि इस मोबाइल नंबर पे अगर मैं मैसेज भेजूंगा तो ये इसी बंदे को जा रहा है, तो ये किसी और बंदे को नहीं जा रहा। तो जो ये बैंक आइडेंटिफायर कोड्स, ये जो ये कोड्स होते हैं, तो हर एक बैंक की ब्रांच वाइज, जो ब्रांच इंटरनेशनल बिजनेस परफॉर्म करती है, जो ब्रांच फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस इंटरनेशनल बिजनेस परफॉर्म करती है, वो स्विफ्ट जैसे स्विफ्ट की वेबसाइट भी है, स्विफ्ट के पास जाके अपने आप को रजिस्टर करती है। तो उसको एक स्पेशल कोड अलॉट होता है, जो काइंड ऑफ आप लगा लीजिए कि किसी पर्सन का मोबाइल नंबर है, ऐसे लगा लीजिए। तो वो कोड अलॉट होता है हर एक ब्रांच को, जो ब्रांच इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करती है। ठीक है, ये अब अभी ये स्विफ्ट कोड नहीं है, ये जस्ट एक अभी ब्रांच का आइडेंटिफायर कोड है, बैंक आइडेंटिफायर कोड लगा लीजिए। ये उसका आइडेंटिफिकेशन कोड है, ये उस ब्रांच का एड्रेस है स्विफ्ट सिस्टम में। अब जैसे ये मोबाइल नंबर व्हाट्सएप एक सिस्टम है, एक मैसेंजर है। व्हाट्सएप पे एक मोबाइल नंबर एक बंदे का आइडेंटिफिकेशन है, एक बंदे का एड्रेस है। उसी तरह से ये स्विफ्ट कोड जो होता है, ये एक बैंक की ब्रांच का एड्रेस होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एसबीआई की लुधियाना ब्रांच है आपकी, एसबीआई की लुधियाना की फाउंटेन चौक वाली ब्रांच है आपकी फॉर एग्जाम्पल, और जो बैंक ऑफ अमेरिका की न्यूयॉर्क में मेरे को न्यूयॉर्क तो मैं गया नहीं, वहां पे शायद स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, तो मान लीजिए स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास उसकी कोई ब्रांच है। तो एसबीआई की आपका आपके बेटे का, मान लीजिए आपका बेटा न्यूयॉर्क गया हुआ है, आपके बेटे का न्यूयॉर्क की इस वाली ब्रांच में अकाउंट है, और आपका एसबीआई की ये लुधियाना की वाली ब्रांच में अकाउंट है। ठीक है, आपको यहां से यहाँ पे पैसे भेजने हैं, तो आपको ये बैंक ऑफ अमेरिका का जो ये अकाउंट नंबर है, अकाउंट नंबर के अलावा जो ये ब्रांच है वहां की, इस ब्रांच का स्विफ्ट ये कोड भी पता होना चाहिए, स्विफ्ट कोड इस ब्रांच का स्विफ्ट कोड। और आपको इस ब्रांच का भी आपकी ब्रांच का तो चलो स्विफ्ट कोड आपकी ब्रांच को पता भी होएगा। आपने जब लुधियाना वाली एसबीआई की ब्रांच विजिट करेंगे, तो आपको ये न्यूयॉर्क वाली की जो ये ब्रांच है, इसका स्विफ्ट कोड भी बताना पड़ेगा। भाई स्विफ्ट कोड बताएंगे तभी तो वो उसके साथ कम्युनिकेट कर पाएगा, वो उसके अकाउंट नंबर के साथ थोड़ी कम्युनिकेट करेगा। अगर लुधियाना ब्रांच ने न्यूयॉर्क की इस ब्रांच के साथ कम्युनिकेट करना है, तो जैसे व्हाट्सएप पे आपने किसी दूसरे बंदे को मैसेज भेजना है, तो आपको मोबाइल नंबर तो उसका पता होना चाहिए ना। तो उसी तरह से दूसरी जो ब्रांच है, इसका भी तो उसको कोड पता होना चाहिए ना, जो इसका समझ लीजिए मोबाइल नंबर है इस ब्रांच का। तो इस तरह से आपको दूसरी ब्रांच में फॉरेक्स ट्रांजैक्शन करने से पहले उसका स्विफ्ट कोड पता होना जरूरी है, जो एक उसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन है, यूनिक एड्रेस है। तो ये ब्रांच वाइज एलोकेट होता है, राइट। तो जो स्विफ्ट वाला सिस्टम है, ये एस्टेब्लिश्ड हुआ 1973 में। 1973 में समझ लीजिए ये मैसेजिंग सिस्टम को एस्टेब्लिश किया गया बैंकों की कोऑपरेटिव सोसाइटी ने। जो फर्स्ट मैसेज, अब ये मैंने ट्रांजैक्शन वर्ड लिख दिया यहाँ पे, फर्स्ट जो मैसेज, जो ये कम्युनिकेशन, जैसे व्हाट्सएप पे एक बंदे ने दूसरे बंदे को फर्स्ट मैसेज कब भेजा, जो फर्स्ट कम्युनिकेशन जो प्लेस हुआ वो 1977 में आपस में ये कम्युनिकेशन फर्स्ट कम्युनिकेशन किया गया।
तो जो ये सिस्टम है, इसने आपको मैंने पिछले ही बार ही बताया कि टेलेक्स सिस्टम को जो है उसको रिप्लेस किया इस सिस्टम ने, जो आज की डेट में 11,000 से ज्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वर्ल्ड वाइड, 200 कंट्रीज से ज्यादा इस स्विफ्ट सिस्टम की, स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम की, मैसेंजर की प्रेजेंस है। ठीक है, अब देखिए, अब हम कम्युनिकेशन करने के लिए हम व्हाट्सएप प्रेफर करते हैं, व्हाट्सएप के बाद अलावा हम फेसबुक मैसेंजर पे भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो मैसेंजर्स तो कई हैं। इसी तरह से जो स्विफ्ट है, स्विफ्ट के भी कोई कंपटीटर्स हैं, जैसे चिप्स है, एक और दो तीन नाम मेरे ध्यान में नहीं आ रहे। इस तरह से और भी उसके कंपटीशन में है जो ये मैसेजिंग करने के लिए आपस में यूज करते हैं। बट सबसे ज्यादा फेमस कौन है, सबसे ज्यादा प्रचलित कौन है, सबसे ज्यादा कॉमन कौन है, वो है स्विफ्ट। तो 11,000 से ज्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसको यूज कर रही हैं, तो बहुत ज्यादा वाइड रेंज आ जाती है। 200 कंट्रीज से ज्यादा इसको यूज कर रही है, बहुत ज्यादा वाइड रेंज है। ठीक है, तो जो वर्ल्ड वाइड 50% से ज्यादा आपस में जो ट्रांजेक्शन वर्ड लिख दिया गलती से, जो 50% से ज्यादा फॉरेन के आपस में बैंक्स में जो कम्युनिकेशन प्लेस होते हैं, वो स्विफ्ट कोड्स के द्वारा ही एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन किए जाते हैं वर्ल्ड वाइड। तो इस स्विफ्ट कोड्स के थ्रू ही एक दूसरे को ये कम्युनिकेशन करते हैं सारे बैंक्स आपस में। तो जो ये स्विफ्ट सिस्टम था, तो ये स्विफ्ट सिस्टम ने किस कमी को दूर किया? एक तो ये बहुत ज्यादा फास्ट है, फास्ट है। फास्ट मतलब कि रियल टाइम मैसेज एक्सचेंज होते हैं। जैसे आपने व्हाट्सएप पे किसी बंदे को मैसेज भेजा, तो रियल टाइम में मैसेज चला जाता है ना दूसरे बंदे के पास, तो रियल टाइम में मैसेज एक्सचेंज होते हैं। दूसरा, बहुत ज्यादा सिक्योर्ड माना जाता है इस सिस्टम को, सिक्योर सिस्टम माना जाता है। और कई लोग मानते हैं कि प्लेनेट अर्थ पे सबसे ज्यादा सिक्योर सिस्टम ही यही है, स्विफ्ट सिस्टम। अब सिक्योर सिस्टम का क्या, सिक्योर सिस्टम में क्या होता है कि जैसे एसबीआई ने बैंक ऑफ अमेरिका के साथ कुछ कम्युनिकेशन करना है, जैसे हम व्हाट्सएप पे करते हैं। मैं बार बार ये एग्जांपल व्हाट्सएप रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में फिट रहे कि ये कोई ट्रांजैक्शन करने वाला सिस्टम नहीं है, ये एक कम्युनिकेशन डिवाइस है, ये एक मैसेंजर है। एसबीआई और बैंक ऑफ अमेरिका ने आपस में कम्युनिकेशन करना है, तो एसबीआई ने जो मैसेज बनाया, एसबीआई ने जो ये मैसेज बनाया, वो मैसेज की कोडिंग होती है, इंक्रिप्शन होती है, जो इंक्रिप्शन बोलते हैं ना कि इसको इंक्रिप्ट कर दिया, वो बहुत ही सिक्योर तरीके से इंक्रिप्ट होता है कि उसको डीकोड करना नियरली इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ये सिक्योर्ड इंक्रिप्शन कोड वहां पे जाता है, और वहां पे जाके जब ऑथराइज्ड बंदा उस चीज के ऊपर लॉग इन करता है, तो उसके पास ही ये डीकोड होता है, या डिक्रिप्शन होती है उसकी, ताकि सिर्फ सिक्योर्ड बंदा ही इस मैसेज को रीड कर पाए, इस कम्युनिकेशन को पढ़ पाए। और ये जो रास्ता है, जो ये ट्रेवल टाइम है, ये मैसेज यहाँ पे इस रास्ते में लीक ना हो पाए, इसका मिसयूज ना हो पाए, तो ये सिक्योर्ड सिस्टम इस चीज के लिए माना जाता है। ठीक है, तो एक तो ये फास्ट हो गया, रियल टाइम टेलेक्स की तरह स्लो नहीं है, फास्ट है, सिक्योर सिस्टम है। दूसरा, ये स्टैंडर्डाइज्ड है सिस्टम, स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम है। स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम कैसे? अब ये स्टैंडर्डाइजेशन की वजह से अब थोड़ी सी व्हाट्सएप वाली एग्जांपल आपको गलत लगनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि व्हाट्सएप तो फ्री हैंड है ना कि आप कुछ भी लिखो। इसमें थोड़ा सा आपको रूल्स के अंदर चलना पड़ता है, ये थोड़ा स्टैंडर्डाइज्ड है। ठीक है, इसमें क्या कमी थी? ये स्टैंडर्डाइज्ड नहीं था, आपको कुछ भी, आप कुछ भी लिख सकते थे। अब ये स्टैंडर्डाइज्ड कैसे है, मैं आपको समझाता हूँ। यही पॉइंट समझने वाला है कि ये स्टैंडर्डाइज्ड कैसे है। अब देखिए, जो आपने इस स्विफ्ट के थ्रू, स्विफ्ट क्या है? मैसेंजर है। स्विफ्ट के थ्रू आपने जो ये मैसेज भेजना होता है ना, फॉर एग्जांपल एसबीआई है, उसने बैंक ऑफ अमेरिका कोई मैसेज भेजना है ना, तो ये कोई मैसेज ऐसे नहीं होता कि हाँ भाई हमने स्विफ्ट पे लॉगिन किया, अपना जाके लॉगिन किया, वहां पे जाके बैंक ऑफ अमेरिका का स्विफ्ट कोड डाला, तो वहां पे जाके चलो जी टाइप करने शुरू हो गया, टाइप कर दिया मैसेज और टाइप करके सेंड कर दिया। वो तो एक तरह से ईमेल राइटिंग की तरह, फ्री हैंड की तरह, टेलेक्स की तरह ही हो गया ना। इसमें थोड़ा स्टैंडर्डाइजेशन है। इसमें सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले तो आपको जो मैसेज आपने भेजना है ना वहां पे, अब जैसे वहां पे आपने स्विफ्ट पे अपना लॉगिन किया, अब देखिए मैं ये नहीं बता रहा कि एक्चुअल में होता ही ऐसे है, मैं जस्ट आपको एग्जांपल की तरह समझा रहा हूँ सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आप एक पिक्चर बना पाए अपने माइंड के अंदर। आप ध्यान से सुनिएगा। आपने जैसे स्विफ्ट सिस्टम के अंदर लॉगिन किया, स्विफ्ट सिस्टम के अंदर लॉगिन करके सबसे पहले तो कुछ कैटेगरीज ऑफ मैसेजेस होते हैं कुछ कैटेगरीज ऑफ मैसेजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपने कोई पेमेंट पेमेंट भेजनी है, पेमेंट भेजने का आपने मैसेज करना है कि भाई मैं पेमेंट भेज रहा हूँ, तो उसका एक अलग कैटेगरी है। आपने मान लीजिए कोई एलसी के साथ रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन करनी है, और उसके साथ रिलेटेड आपने कोई मैसेज भेजना है, कोई कम्युनिकेशन करना है, तो उसका हेडिंग अलग है।
तो इसी तरह से आपने कोई डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट एसबीएलसी का, कुछ पेमेंट रिसीट्स का, कलेक्शंस का कोई मैसेज करना है तो उसकी कैटेगरी अलग है। सबसे पहले तो आप कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए। सबसे पहले आपने आपने अपने बेटे को न्यूयॉर्क में पैसे भेजने हैं, तो आपने एसबीआई ने बैंक ऑफ अमेरिका को क्या मैसेज भेजना है कि भाई मैं आपको भी की पेमेंट भेजनी है, आप इस बंदे के खाते को क्रेडिट कर दीजिए, आप उसके बेटे के अकाउंट में पैसे डाल दीजिए। ठीक है, एसबीआई ने बैंक ऑफ अमेरिका को पेमेंट की कंफर्मेशन देनी है ना, तो एसबीआई वाले जब ये मैसेज भेजेंगे बैंक ऑफ अमेरिका को, तो वो सबसे पहले अपना स्विफ्ट पे लॉगिन करके कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे कि पेमेंट्स वाली, कि भाई पेमेंट्स वाली कैटेगरी के अंदर हमने मैसेज करना है। ठीक है, तो जो मैसेज टाइप है उसका आपको पहले वो सिलेक्ट करना पड़ता है कि आप कौन सी कैटेगरी का मैसेज कर रहे हैं। देखिए, जो मैसेज होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। 3 तो उसकी हेडिंग्स होती हैं, उसके बाद मैसेज बॉडी होती है कि जो मैसेज आपने लिखा, उसके बाद ट्रेलर होता है कि मतलब जो लास्ट में उसके आता है। ठीक है, तो जो भी मैसेज है वो मैसेज सबसे पहले एम्प्टी वर्ड से स्टार्ट होएगा। जब आपने किसी पर्सन को मैसेज भेजना है ना, तो वो मैसेज लिखने से पहले सबसे पहले एम्प्टी वर्ड लिखा जाएगा। एम्प्टी वर्ड का मतलब क्या है? मैसेज टाइप। एम्प्टी के बाद 3 न्यूमेरिक डिजिट होते हैं। एम्प्टी के बाद 3 न्यूमेरिक डिजिट होते हैं। 3 डिजिट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब इन डिजिट्स से ये स्टैंडर्डाइज्ड पहचान होगी कि आप किस रिगार्डिंग मैसेज कर रहे हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था ना कि आपने अगर पेमेंट भेजनी है तो आप एक पर्टिकुलर कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, तो वो जो सामने वाला बैंक है, बैंक ऑफ अमेरिका, उसको पता लग जाएगा कि अच्छा फर्स्ट कैटेगरी, कैटेगरी 1 का मैसेज आया, कैटेगरी 1 का मैसेज है, दैट मीन्स कोई पेमेंट की कोई इंटीमेशन मेरे को भेज रहा है, कोई मैसेज भेज रहा है पेमेंट के साथ रिलेटेड, तो ये उसी कैटेगरी का मैसेज होगा। ठीक है, तो ये 3 डिजिट एम्प्टी तो हो गया मैसेज टाइप, जो तो सिंपल वर्ड है अंडरस्टैंड करने के लिए। उसके बाद 3 डिजिट होते हैं। जो फर्स्ट डिजिट होता है वो रिप्रेजेंट करता है कैटेगरी ऑफ मैसेज, कि आप कौन सी कैटेगरी का मैसेज भेज रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जो अगर 1 डिजिट है, अगर एम्प्टी 1 है यहाँ पे, तो 1 डिनोट करता है कि हम कोई पेमेंट भेजने वाले हैं, उसके रिगार्डिंग कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कि बंदे को बता रहे हैं बैंक ऑफ अमेरिका को, भाई ये पेमेंट भेजनी है, हमें इतनी अमाउंट की पेमेंट भेजनी है, तो ये 1 कैटेगरी आप सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से ये ना 9 कैटेगरीज होती हैं स्विफ्ट सिस्टम के अंदर। 9 कैटेगरीज होती हैं डिफरेंट डिफरेंट। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए 3 कैटेगरीज आपके लिए लिखी हैं, कि अगर यहाँ पे एमटी के बाद इमीडिएटली 1 आ रहा है, तो दैट मीन्स कस्टमर पेमेंट्स एंड चेक्स के साथ रिलेटेड कोई मैसेज एक्सचेंज हो रहा है। अगर अगर 1 की जगह 7 आ रहा है, अगर 1 की जगह 7 आ रहा है, तो डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट यानी कि एलसीज या एसबीएलसीज के साथ रिलेटेड कोई कम्युनिकेशन एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे 7 की जगह यहाँ पे 4 है, 7 की जगह एमटी के बाद 4 है, तो मतलब कोई पेमेंट रिसीव होनी है, कोई कलेक्शन होनी है, या कोई जैसे डीए डीपी बिल्स होते हैं, बिल्स फॉर कलेक्शन आ रहे हैं, आपके पास बिल्स आ रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग कोई मैसेज कम्युनिकेट हो रहा है, कोई मैसेज एक्सचेंज हो रहा है। तो इस तरह से मैसेज बिगिन होता है। अब 4 के बाद सेकंड डिजिट आती है। सेकंड डिजिट आती है रिप्रेजेंट ग्रुप। रिप्रेजेंट ग्रुप मतलब कि ये बैंक टू बैंक कम्युनिकेशन हो रहा है, बैंक टू कस्टमर हो रहा है, किस तरह का। अगर मान लीजिए 4 के बाद 0 आ रहा है, 4 के बाद 0 आ रहा है, तो दैट मीन्स ये बैंक टू बैंक पैसे ट्रांसफर की बात हो रही है। बैंक आपस में कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग एक दूसरे को मैसेज एक्सचेंज कर रहे हैं कि हम एक बैंक दूसरे बैंक को पैसे भेज रहा है, या एक बैंक दूसरे बैंक से पैसे मंगवा रहा है, या एक बैंक दूसरे बैंक को कुछ भी मतलब बैंक टू बैंक आपस में कम्युनिकेट कर रहा है, तो वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। तो MT40 इस तरह से। थर्ड कैटेगरी रिप्रेजेंट करती है कि स्पेसिफिक मैसेज। तो स्पेसिफिक मैसेज मीन्स कि हम किस तरह का मैसेज भेज रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 3 है, अगर ये 3 है, तो काइंड ऑफ एक नोटिफिकेशन भेज रहे हैं। नोटिफिकेशन मीन्स कि जैसे मैंने किसी बंदे को नोटिफाई कर दिया कि भाई मैं शाम को तेरे घर पे आ रहा हूँ, नोटिफाई कर दिया। ठीक है, इस तरह से। तो ये एक स्पेशल कोडिंग होती है। जैसे ये कैटेगरीज होती हैं, उसी तरह से ये ग्रुप्स भी वहां पे स्विफ्ट सिस्टम के अंदर डिवाइडेड होते हैं। ये भी चीजें आगे स्विफ्ट सिस्टम के अंदर डिवाइडेड होती हैं। तो आपको ये सिलेक्ट करना पड़ता है सबसे पहले कि आप इस चीज में आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। देखिए, नीरव मोदी वाले केस में मैंने आपको स्विफ्ट कोड्स की गलती के बारे में समझाया था कि कोडिंग कितनी गलत सिलेक्ट हो रही थी। उसके बाद आरबीआई ने स्टैंडर्डाइज किया कि जो एलसी है, एसबीएलसी जानी है, सिर्फ इसी कोड के अंदर जानी है। राइट, तो इस तरह से ये कोडिंग जो है, सबसे पहले तो आपको कोडिंग ये चीज की सही सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने अपनी मैसेज जो है उसको अपना टाइप करना है। ठीक है, तो जब ये कोड आप सिलेक्ट कर देंगे सही वाला, जैसे आपने यहाँ पे 403 वाला कोड सिलेक्ट कर दिया, तब जब बैंक ऑफ अमेरिका के पास जब आपका मैसेज डिलीवर होगा, जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज डिलीवर होता है, मैसेज आपका डिलीवर होगा, तो सबसे पहले वो पढ़ेगा
MT403 ये लिखा पड़ेगा, ये पड़ेगा बैंक ऑफ अमेरिका। अच्छा, फिर उसका जो बैंक ऑफ अमेरिका का जो बंदा ये चीज पढ़ रहा है उसको पता लग जाएगा कि आपने कौन सी कॉल किस चीज के साथ रिलेटेड आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं और आप क्या बोलना चाह रहे हैं, किस चीज के बारे में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। जो टेलेक्स के अंदर ये सिस्टम नहीं था। टेलेक्स के अंदर आप सारा कुछ स्टैंडर्डाइज्ड ही नहीं था, मतलब आप सारा कुछ फ्री हैंड लिख रहे थे। अब यहाँ पे एक ये स्टैंडर्डाइजेशन आ गई। इसके अंदर आप सामने वाले बैंक को ये क्लैरिटी होगी कि आप किस चीज के रिगार्डिंग कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, किस चीज के बारे में कम्युनिकेशन है। उसके बाद एक दो लाइनें ठीक है आपकी सिंपल लैंग्वेज की आ जाएंगी फ्री हैंड, बट उसको एक ब्रॉड आइडिया एक उसको हो गया कि हम किस चीज के बारे में आगे चल के ये मैसेज आ रहा है, राइट। तो इस तरह से ये होती है। उसके बाद मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं आपके लिए। देखिए MT410, अब देखिए कैटेगरी 4 किस चीज की के लिए, कलेक्शंस के लिए। एक्नॉलेजमेंट बाय इंपोर्टर बैंक्स फॉर ऑफ रिसीट्स ऑफ डॉक्स। जब एक्सपोर्टर बंदा अपने माल को एक्सपोर्ट करता है, तो मैंने आपको समझाया था ना कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स बैंक टू बैंक भेज सकता है। तब जब एक्सपोर्टर का जो बैंकर होता है वो इंपोर्टर के बैंकर को जब डॉक्यूमेंट्स सेंड कर देता है, तो जो इंपोर्टर का बैंक है उसको ये बताना तो होगा ना कि भाई मेरे को डॉक्यूमेंट मिल गए, बताएगा तो है ही ना एक्सपोर्टर वाले बैंक को। तो वो कौन से कोड में मैसेज भेजेगा, MT410। ठीक है, जस्ट ये एग्जांपल है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। एमटी मैसेज टाइप, फोर मतलब कैटेगरी किस चीज की थी, कलेक्शन वाले डॉक्यूमेंट्स की। ठीक है। जीरो मींस वो नोटिफाई कर रहा है, एक्नॉलेजमेंट दे रहा है ना कि जस्ट कि मेरे को डॉक्यूमेंट मिल गए हैं जी, नोटिफाई कर रहा है। तो वन कैटेगरी तो मतलब उसके रिगार्डिंग जो भी स्पेसिफिक होगी, देखिए इतना ज्यादा नहीं मैं डेप्थ में जाना चाहूंगा इसके। तो इसी तरह से MT420, इफ अगर ये एक्नॉलेजमेंट इंपोर्टर टाइम पे नहीं देता, तो जो एक्सपोर्टर वाला बैंक है वो फॉलोअप लेगा, ट्रेसर मैसेज भेजेगा। एक्सपोर्टर ने इंपोर्टर बैंक को डॉक्यूमेंट भेजे, इंपोर्टर बैंक का फर्ज बनता है कि वो एक्नॉलेजमेंट को अपनी कंफर्म करे MT410 कोड में मैसेज भेज के। ठीक है, उसने मैसेज नहीं भेजा, उसकी कंफर्मेशन नहीं आई, तो 420 वाले कोड में वो दोबारा एक्सपोर्टर वाला बैंक मैसेज भेजेगा, उसको उसको फॉलोअप मैसेज भेजेगा कि भाई कंफर्मेशन दीजिए। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बोला था कि कुछ डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस होते हैं, डीए बिल्स होते हैं, कुछ डीपी बिल्स होते हैं। जो डीए बिल्स होते हैं वो जो इंपोर्टर होता है वो उसको एक्सेप्टेंस देता है। तो जब वो इंपोर्टर एक्सेप्टेंस दे देता है, तो एक्सपोर्टर को तो बताना ही पड़ेगा ना इंपोर्टर बैंक को कि भाई एक्सेप्टेंस हो गई है आपके बिल्स की। तो वो उसका कम्युनिकेशन कौन से कोड में करेगा, वो MT412। डीए बिल्स की एक्सेप्टेंस हो गई है, इसकी कंफर्मेशन किस कोड में देगा, MT412। सिमिलरली MT700 कोड एलसी के लिए होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए होता है। 7 वाली सीरीज मैंने आपको लिखा था ना डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट के लिए। एलसी डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट क्या होता है, एलसी या एसबीएलसी के लिए। जो एलसी इशू होती है उसके लिए MT700 कोड है। अगर एलसी में कोई अमेंडमेंट करनी है तो MT707 कोड के अंदर मैसेज भेजा जाता है कि भाई ये अमेंडमेंट कर दो एलसी के अंदर। अगर मान लीजिए ये एलसी जो आपने बनाई है यहाँ पे ये बहुत बड़ी है, लेंथी है, ये लेंथी है, मतलब एक मैसेज में फिट नहीं हो रही, तो इसको जो कंटिन्यू करना है दूसरे, जैसे ट्विटर में आपने ट्वीट करना हो तो आप 2-3 पार्ट्स में ट्वीट कर देते हैं ना अगर लेंथी हो तो एलसी को ही अगर दूसरे पार्ट में डिलीवर करना है तो L701 कोड में आप भेजेंगे, वो कंटिन्यूशन है ओरिजिनल एलसी की सेकंड पार्ट। इस तरह से कुछ कॉमन वर्ड्स भी यूज होते हैं, कुछ कॉमन वर्ड्स भी स्विफ्ट मैसेज के अंदर यूज होते हैं। अगर आपका जो ये लास्ट 2 डिजिट्स है, जो ये लास्ट 2 डिजिट्स है आपके, अगर ये 95 है, लास्ट 2 डिजिट्स 95 हैं, तो ये डिनोट करता है कि आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेरी कर रहे हैं। अगर जैसे मान लीजिए एसबीआई ने बैंक ऑफ अमेरिका, एसबीआई को वाले बंदे को कुछ समझ नहीं आया, वो बैंक ऑफ अमेरिका से कुछ क्वेरी करना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है, तो वो 95 वाला कोड एंड में सिलेक्ट करेगा। आगे क्या सिलेक्ट करेगा वो डिपेंड करता है कि वो कौन सी 9 कैटेगरीज में से सुटेबल है, मोस्ट सुटेबल। तो उसके बाद 95 कोड सिलेक्ट करेगा अगर उसने कोई क्वेरी करनी है। सिमिलरली 96 कोड वो सिलेक्ट एंड में 96 डालेगा, एंड में 96 डालेगा लास्ट 2 डिजिट। अगर उसने कोई क्वेरी का, जैसे एसबीआई ने बैंक ऑफ अमेरिका को कोई क्वेरी की, वो 95 में डाल के क्वेरी करेगा एंड में 95। तो जो बैंक ऑफ अमेरिका उसको आंसर करेगा वो 96 में करेगा। ठीक है, तो इस तरह से। अब आप पूछेंगे कि सर जैसे ये तो कॉमन कम्युनिकेशन हो गए सारे आपस में, ठीक है, तो इसमें 95 और 96 में जो एक क्वेरीज आंसर है इसके लिए कैटेगरी कोई डिफरेंट है, कैटेगरी डिफरेंट नहीं होती। देखिए कैटेगरी तो यही है, जो ये 9 कैटेगरीज है। अब मान लीजिए कैटेगरी 4 में, आपने कैटेगरी 4 में मैसेज भेजना है एलसी के साथ रिलेटेड, उसमें एसबीआई की कोई क्वेरी है, तो वो 495 कोड सिलेक्ट करेगा और क्वेरी भेज देगा।
बैंक ऑफ अमेरिका ने आंसर करना है 496 क्वेरी, 496 कोड सेलेक्ट करेगा और आंसर कर देगा। सिमिलरली पेमेंट के साथ रिलेटेड कोई कम्युनिकेशन हो रहा है, उसमें आपकी कोई क्वेरी है तो 196 में आप क्वेरी भेजो, 195 में आप आंसर करो। ठीक है। अगर अब आप पूछोगे कि सर अगर मान लीजिए 7 कोड कैटेगरी में या इस कैटेगरी में या इस कैटेगरी में या जो और भी कैटेगरीज हैं उसके अंदर मैं फ्री कम्युनिकेशन करना चाहता हूं, जैसे टेलेक्स में करते हैं ना, टेलेक्स में करते थे कि फ्री कम्युनिकेशन की मैं कुछ भी लिख के भेजना चाहता हूँ, मैं कुछ भी बात करना चाहता हूँ उसके साथ, ठीक है, कुछ भी मैसेज करना चाहता हूँ जिसकी कोई स्पेसिफिक ग्रुप नहीं है, जिसका कुछ स्पेसिफिक नहीं बैठ रहा, मैं कुछ जनरल बात करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूंगा, जनरल मैसेज कैसे करूंगा। तो देखिए मान लीजिए आप 7th कैटेगरी में एलसी के साथ रिलेटेड कुछ जनरल कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो आप 799 कोड सेलेक्ट करेंगे, 99 एंड में 99। अगर आप एंड में 99 कोड सेलेक्ट करके कम्युनिकेशन करते हैं तो ये फ्री फॉर्मेट आ जाता है। इसमें आप कुछ भी लिख के भेजिए, फिर आप इसमें आप कुछ भी लिख के भेजिए, ये फ्री फॉर्मेट है। आपको कैटेगरी से ही सिलेक्ट करनी पड़ेगी। कैटेगरी से ही सिलेक्ट करने से सामने वाले बैंक को पता लग जाएगा कि आप जो फ्री कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जो फ्री में बात करना चाह रहे हैं, फ्री में बात मतलब कि जो ओपन कम्युनिकेशन आप करना चाह रहे हैं वो कौन सी चीज के साथ रिलेटेड करना चाह रहे हैं। अगर आप कोई कस्टमर पेमेंट के साथ रिलेटेड करना चाह रहे हैं तो 199 सेलेक्ट करेंगे एंड में 99। ठीक है। अगर आप कोई कलेक्शंस के साथ रिलेटेड फ्री कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं तो 499 सेलेक्ट करेंगे, इस तरह से। तो वो इस तरह से कम्युनिकेशन का सिस्टम सारा स्विफ्ट के अंदर बैठता है कि आपस में लोग सारे कम्युनिकेट करते हैं आपस के अंदर। तो देखिए मैं आपको एक सैंपल स्विफ्ट मैसेज दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एक सैंपल स्विफ्ट मैसेज है। इसके अंदर आप देखिए सबसे ऊपर क्या देख रहे हैं, सेंडर का कोड, जो बंदा भेज रहा है उसका स्विफ्ट कोड, जो मैंने बताया था ना, जैसे हर एक बैंक की ब्रांच को एक कोड अलॉट होता है, तो ये उसका कोड है, सेंडर का कोड है। अब ये देखो मैसेज टाइप एम्प्टी, मैसेज टाइप एम्प्टी 768, 7th कैटेगरी आपको पता है ना कि इसके साथ रिलेटेड है, ये है उसके साथ रिलेटेड, एलसी के साथ रिलेटेड। ठीक है। तो 68 जो भी उस उन्होंने सब कैटेगरी वगैरह सेलेक्ट करी हुई हो, रिसीवर जिसको रिसीव होना है, जिस बंदे ने रिसीव करना है, जिस ब्रांच ने रिसीव करना है, उसके बाद उनकी मैसेजेस की कुछ रेफरेंस आईडीज, एक्नॉलेजमेंट आईडीज आ गई। उसके बाद जैसे उसका ये मैसेज, ये देखिए, ये मैंने आपको समझाया था ना यहाँ पे कि क्या होते हैं, 3 हेडर होते हैं, 3 हेडर, ये 3 हेडर आ गए, 1 2 3, 3 हेडर आ गए। उसके बाद आ गई मैसेज बॉडी, ये आ गई आपकी मैसेज बॉडी। ठीक है। उसके बाद आ गया ट्रेलर, उसके बाद ये आ गया आपका ट्रेलर, एंड ऑफ मैसेज टेक्स्ट, एंड मैसेज का। तो यहाँ पे आपने मैसेज थोड़ा सा टाइप करके भेज दिया कि मैं जो एलसी में अमेंडमेंट हुई थी वो बेनिफिशियरी ने एक्सेप्ट कर ली है, बस ये मैसेज उसने यहाँ पे एक्सचेंज किया। तो इस तरह से स्विफ्ट मैसेज होता है आपस में, ये एक स्विफ्ट कॉपी होती है, ये इसका रिकॉर्ड सिस्टम में रहता है, और ये एक प्रूफ होती है कि ये एक कम्युनिकेशन हुआ था, ये हुई थी ट्रांजेक्शन, जो इसके इस कम्युनिकेशन के बेस पे जो सामने वाला बैंक है वो एक्शन करता है। स्विफ्ट ये कम्युनिकेशन के बेस पे, जैसे आपने बैंक ऑफ अमेरिका ने एसबीआई को डायरेक्ट कर दिया, बैंक ऑफ अमेरिका ने एसबीआई को डायरेक्ट कर दिया कि भाई ये कोई मिस्टर ए है इंडिया में, आप उसके अकाउंट में इतने पैसे डाल दीजिए। एसबीआई ने मिस्टर ए के अकाउंट में मान लीजिए 1 लाख रुपए डाल दीजिए, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए डाल दिए। बी बैंक ऑफ अमेरिका ने एसबीआई को इंस्ट्रक्ट किया था। ठीक है। बैंक ऑफ अमेरिका फिर इसको क्या इंस्ट्रक्ट कर रहा है, पेमेंट के लिए इंस्ट्रक्ट कर रहा है ना, पेमेंट के लिए। तो बैंक ऑफ अमेरिका किस कौन से कैटेगरी में मैसेज भेजेगा, 1 कैटेगरी में मैसेज भेजेगा इसको, एसबीआई को। एसबीआई ने को बैंक ऑफ अमेरिका ने मैसेज भेजा, एसबीआई ने 1 लाख रुपए इसके मिस्टर ए के अकाउंट में डाल दिए, और जो बैंक ऑफ अमेरिका क्या करेगा, जो एसबीआई का बैंक ऑफ अमेरिका के अंदर अकाउंट है, नोस्ट्रो अकाउंट है, जो बैंक ऑफ अमेरिका के पास एसबीआई का अकाउंट है, बैंक ऑफ अमेरिका उसमें 1 लाख रुपए डाल देगा और एसबीआई का खाता सेटल हो जाएगा, इस तरह से। तो आगे बैंक ऑफ अमेरिका जो जिस बंदे ने भी पैसे भिजवाए हैं, मान लीजिए मिस्टर सी ने पैसे भिजवाए थे मिस्टर ए को, मिस्टर सी बैंक ऑफ अमेरिका को ₹1 लाख दे देगा, जो भी अपने चार्जेस है डेढ़। इस तरह से ये ट्रांजैक्शंस होती हैं, और ये ट्रांजैक्शंस कोई भी आपस में जो इंटरनेशनल बैंक से करने से पहले आपस में मैसेज के थ्रू इस ट्रांजैक्शंस को कम करते हैं, मतलब कंफर्म करते हैं। ये जो ये मैसेंजर है, उस मैसेंजर को स्विफ्ट सिस्टम बोला जाता है, जो आपके समझने के लिए आई थिंक इनफ है। तो आई होप आपने इस चीज़ को एंजॉय किया होगा। तो इसके साथ ही मेरा जो फॉरेक्स वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। अभी और ज़्यादा मैं डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा फॉरेक्स या इंटरनेशनल बिजनेस ट्रांजैक्शंस के टॉपिक के अंदर। अभी मैं जो अपना वर्किंग कैपिटल प्रोडक्ट्स का जो कोर टॉपिक था उसको आगे कंटिन्यू करूंगा। अभी मैं जो टर्म लोन्स जो है उसके बारे में समझाऊंगा, देन बैंक गारंटीज आ जाती हैं, देन मैं एक आध प्रोडक्ट और पकड़ूंगा।
उसके बाद जो कुछ प्रोडक्ट्स रह जाएंगे जैसे फैक्टरिंग लिमिट है, सेल्स इनवॉइस फंडिंग है, इस तरह के प्रोडक्ट्स वो हम लेटर ऑन कभी फर्दर डिस्कस कर लेंगे। बट अब मैं और थोड़ा सा दूसरे टॉपिक्स पे मूव ऑन करना चाहूंगा, जैसे कि सीएमए डाटा कैसे बनाना है, फाइनेंशियल एनालिसिस कैसे करना है, सिबल क्या होता है, बैंकिंग कैसे एनालिसिस होती है। तो उन टॉपिक्स के ऊपर मैं मूव ऑन करना चाहूंगा, उसके बाद आगे चल के दो तीन चीजें कवर करवा के। तो आप बने रहिए इस चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत प्यार दे रहे हैं आप इस चैनल को। मैं देख रहा हूँ कि रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं, रेगुलर सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि और सब्सक्राइबर बढ़े, मेरे को और मोटिवेशन मिले। आप अपनी फीडबैक्स ज़रूर देते रहिए, साथ साथ में कमेंट्स ज़रूर कीजिए, कोई क्वेरी है कमेंट्स में पूछिए, मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक क्वेरी का आंसर कर पाऊँ। तो बने रहिए इस चैनल के साथ, हम नेक्स्ट संडे मिलेंगे आप। थैंक यू।